नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग क्षेत्र के लिए 66 करोड़ 36 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिलाएं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के पास नहीं कोई रणनीति। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का किया अनुरोध। चंबा जिला में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला के थुनाग क्षेत्र के लिए लगभग 66 करोड़ 36 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने निष्पादन एजेंसियों को उन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए जिनका उन्होंने शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं सिराज क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला में कोविड के मामलों में हुई तीव्र वृद्धि के दृष्टिगत कोविड रोगियों की सुविधा के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला के परौर में अस्थायी प्रबंध किए जाएंगे जिससे अगले 10 दिनों में 250 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता उपलब्ध होगी। आने वाले दिनों में यहां बिस्तरों की क्षमता को लगभग 1000 तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला में प्रौर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास का भी दौरा किया और अस्थायी कोविड अस्पताल के शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को कोरोना से निपटने में नाकाम करार दिया। अग्निहोत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं उससे साफ होता है कि सरकार के पास इस महामारी से निपटने के लिए कोई कार्य योजना ही नहीं है। प्रदेश सरकार खुद कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और केंद्र सरकार के कहने पर चल रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि अगर समय रहते कोई रणनीति नहीं बनाई गई तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं जबकि एक्टिव केस 21,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं बीते दिन कोरोना के 4,200 मामले सामने आए हैं और अब तक 1600 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कोरोना से निपटने के लिए सरकार से रणनीति के बारे में स्पष्ट करने को कहा है। मुकेश ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका 2 मई से लगाने का ऐलान किया था, लेकिन विधायकों के बेटे और नेताओं के बच्चों को ही टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में वैक्सीन की क्या स्थिति है और कब तक प्रदेश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा और साथ ही प्रदेश के मीडिया कर्मियों को भी वैक्सीन लगाने की मांग की है और कहा कि मीडिया कर्मी अस्पतालों के साथ ही हर जगह रिपोर्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने कोविड फंड में 1 माह का वेतन देने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने पहले भी कोविड फंड में अपना वेतन दिया था और अब दोबारा से 1 महीने का वेतन सभी विधायक कोविड फंड में दे रहे हैं। कि कोरोना बेकाबू हो गया है और व्यवस्थाएं हाथ से निकल गई हैं और इसको नियंत्रण करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है, उसका जो है आप खुलासा करें। प्रदेश में जिस प्रदेश को आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कोरोना मुक्त घोषित करने जा रहे थे और सरकार बहुत जल्दी में थी, उस प्रदेश में 1,07,121 केस जो है पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं
कल तक का जो डाटा सामने आया है, पॉजिटिव केसेस जो है 21,788 कल की बात है, और कल के पॉजिटिव केसेस की संख्या 3246 बहुत ही हायर साइड पे है, और कल तक की डेथ्स जो है 1599, 1600 के आसपास डेथ्स देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं, और कल का ही टोल जो है, डेथ टोल जो है 43 है। और अब खामोशी से काम नहीं चलने वाला है। पिछले महीने में 450 डेथ्स हुई, इन चंद दिनों में जो है एक हफ्ते में जो है लगभग 200-250 डेथ्स हो गई। सरकार बेबस और लाचार है, और ये सबसे सही नीति होती अगर इस ढंग से। अब सरकारें उनसे नेगोशिएट कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो केंद्र को देना है, आपका नंबर कब आएगा। और क्या सरकार ने इन कंपनियों को जो है टीके के लिए पैसा भेज दिया है? कितना पैसा भेजा है? सारी आबादी के लिए आप पैसा भेजा है, और दोनों टीकों के लिए आपने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। तो एक रणनीति के तहत जो है, यहाँ हम देख रहे हैं मंत्रियों के बच्चे वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और 18 से 44 के ग्रुप में आते हैं, और वो जो है अब अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम वैक्सीनेट हो गए। अमीर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो गरीब का क्या होगा? प्रभावशाली वैक्सीनेट हो जाएंगे तो सामान्य आदमी का क्या होगा? ये तो एक नीति के तहत का काम होना चाहिए। इसलिए नंबर 1 वैक्सीनेशन का सरकार मास्टर प्लान, रोड मैप जो भी है जनता के दरबार में रखे, और ये बहुत बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने के विरोध में पूरे देश भर में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। राजधानी शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भले ही तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत गई हो, लेकिन तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई है, जिसे टीएमसी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सदस्य जो है वो ममता बनर्जी होश में वायलेंस के हिंसा के सहारे जो है वो राज करती आ रही है। इस बार वहाँ चुनाव हुए हैं, चुनाव में उनकी विजय हुई है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो स्वयं हार गई, और जिस चुनाव क्षेत्र से वो हारी हैं उस चुनाव क्षेत्र में जो जीतने वाले हमारे कैंडिडेट हैं उनके गाड़ी को उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, और सारे बंगाल में जो है कहीं हत्याएं कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की। और आपके ही मीडिया पर जो है दिखाया जा रहा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और हमारे कार्यालयों पर जो है वो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो हिंसा का जो व्यवहार है वो लोकतंत्र में मान्य नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीतने के बाद जो है वो वहाँ पर जो है हिंसा का जो है नंगा नाच जो है वो शुरू कर दें। तो इस प्रकार की राजनीति के विरोध में ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, और उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी विजय भी हासिल की है, जहाँ 3 MLAs वाली पार्टी जो है आज 70 MLAs के साथ जो है वो जीत कर के आई है, और उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। और विशेष रूप से जो कैंडिडेट पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो कही जाने वाली ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा कर के जीता है, उसके साथ जो है वो दुर्व्यवहार करना, उसमें जो है वो हिंसा का प्रयोग करना, गाड़ी को तोड़ देना और कार्यालय को जो है वो जला देना, ये घटनाएं जो हैं लोकतंत्र में नहीं चल सकती हैं। हम ममता बनर्जी
और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और तृणमूल कांग्रेस के इस प्रकार के व्यवहार की घोर निंदा करते हैं। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी गुंडागर्दी को रोकने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर जो है वो केंद्र को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी सब कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं, और हमको तो लगता है कि वो स्वयं जो है वो वहाँ पर इस प्रकार की हिंसा को इंस्टिगेट कर रही हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हर जिला के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। वहीं बीते दिन भी मुख्यमंत्री ने अपने चंबा जिला के दौरे के दौरान बचत भवन में अधिकारियों के साथ जिला में कोविड-19 की क्या स्थिति है, इसे लेकर बैठक की थी। वहीं बैठक में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी को न बुलाए जाने पर आशा कुमारी ने सरकार से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन मुख्यमंत्री जब किसी जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा करते हैं तो उस समय बैठक में स्थानीय विधायकों को भी बुलाना चाहिए ताकि वह भी सरकार को अपना सुझाव दे सके। देखें तो ये कोरोना काल में अब हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण के केसेस जो हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कल के 3200 से ज़्यादा केस आए और पर्सनली हमारे लिए ये बहुत चिंता का विषय है कि इसमें लगभग 200 केस जो हैं चंबा ज़िले के थे और 200 में से भी 100 से ज़्यादा केस जो है वो मेरे चुनाव क्षेत्र से थे। डेथ भी हो गई। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से पता लगा कि मुख्यमंत्री चंबा आए हुए हैं और चले भी गए हैं। बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबके सुझाव हैं, हमारे भी चुनाव, हम भी चुने हुए विधायक हैं, विपक्ष के हैं और ज़िला हमारा है। या तो वो पार्टी की मीटिंग लेने जाते तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर जब वो सरकारी मीटिंग लें, ज़िले की बैठक लें और उसमें चुने हुए विधायकों को चुन के बुलाएं कि विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाएंगे, ये अफसोसजनक है। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो मेरे चुनाव क्षेत्र में आए। डलहौजी मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड है, अभी से नहीं, पहले से ही, पिछले साल से। और अब तो ये आलम है कि कांगड़ा से केसेस जो हैं वो रेफ़र होकर डलहौजी आ रहे हैं। हमारे यहाँ चंबा ज़िला में वैसे ही मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की चंबा ज़िले से 300 सिलेंडर्स की मांग थी। ऑक्सीजन प्लांट तो चालू हो जाएगा, सिलेंडर तो आए नहीं हैं। सिलेंडर्स नहीं आएंगे, सिलेंडर्स जो मांगे हैं वो नहीं आएंगे, तो ऑक्सीजन प्लांट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो मेडिकल कॉलेज चंबा है वहाँ सुविधाएं नहीं है। 5-5, 6-6 दिन के बाद RT-PCR की रिपोर्ट्स आ रही है। जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। टेक्निकल फॉल्ट ठीक करना, मशीनें ठीक करना किसकी जिम्मेवारी है? चर्चा करेंगे तो सरकार को भी पता लगेगा कि क्या मुद्दे हैं। विपक्ष इस समय पे कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता। विपक्ष जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के बारे में चिंतित है। विधायक दल में हमारी ये चर्चा भी हुई है और हमारे विधायक दल के नेता ने आप लोगों को बताया भी है कि पिछले साल भी हमने पूरे साल की अपनी जो सैलरी थी वो हमने सरकार को दी। कोरोना की लड़ाई में हमने अंशदान दिया अपना, और इस महीने की भी हम जो तनख्वाह जो है वो देने जा रहे हैं। विपक्ष का जो है सहयोग लेना ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अगर हमसे बातचीत नहीं करेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठेगा। हमसे जो होगा हम लोगों के लिए करेंगे। मास्क बांटना, सैनिटाइजर्स देना, लोगों को एजुकेट करना कि कोरोना से किस तरह से हमें लड़ाई लड़नी है, हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग हमारे पास आते हैं कि वो इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा है। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि उनको वो सुविधा दी जाए। ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर्स के लिए लोग जहाँ मांग करते हैं, जहाँ भी हमसे हो सकता है वहाँ हम करते हैं। अपनी मांगों को लेकर निजी बस ऑपरेटरों की प्रदेश में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन भी निजी बसों के न चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन बिलासपुर द्वारा कई रूटों पर अतिरिक्त बसें भी भेजी गयी। इनमें अधिकतर लोकल रूट शामिल रहे। RM HRTC बिलासपुर किशोरी लाल यादव ने मंगलवार को बस अड्डा परिसर में पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अड्डा प्रभारी कमल देव के साथ मिलकर बस चालकों परिचालकों को बसों में कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। अड्डा प्रभारी कमल देव ने बताया कि HRTC ने घुमारवी, झंडुता, घाघस, नौणी, भगेड़ व स्वारघाट में
2-2 इंस्पेक्टर तैनात किए हैं, जिनसे लगातार संपर्क करके डिमांड के हिसाब से बसें भेजने की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट की हड़ताल है, प्राइवेट बसों वालों की हड़ताल है, इसलिए हमने 4-5 गाड़ियाँ अपनी अड्डे पे रखी है। और हमने जैसे गागस हुआ, ब्रह्मपुर हुआ, गुमारवी हुआ, बल्ठी हुआ, अपने 2-2 इंस्पेक्टर वहाँ तैनात किए हुए हैं कि जैसे कि सवारियों को रस कहीं नज़र आता है, सवारियों को परेशानी का सामना होना तो पड़ रहा है, तो हमारे को वैसे फ़ोन आता है, हम वैसे ही गाड़ी उनके लिए यहाँ से देते हैं उनको लाने के लिए। अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमें हर एक ड्राइवर चालक को हमने हिदायत दी है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर को दिए जाते हैं और लॉन्चमेंट करवा के अड्डे की हम हर एक यात्रियों को भी मास्क लगाने की सूचना देते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए व्यापार मंडल हमीरपुर ने प्रदेश सरकार से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि प्रदेश में रोजाना कोविड संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में भी कोविड मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिनों हमीरपुर में कई व्यापारी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार को चाहिए कि प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि 5 मई को कैबिनेट की बैठक में अगर लॉकडाउन पर कोई निर्णय नहीं होता है तो व्यापार मंडल हमीरपुर अपने स्तर पर ही बाजारों को बंद रखने का फैसला लेगा। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि हमीरपुर जिला में पिछले 2 दिनों से कोविड पॉजिटिव के मामलों में बेहताशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन सरकार अभी तक इस स्तर पर कोई फैसला नहीं ले रही है, जिससे दुकानदारों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार आगामी कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन पर फैसला ले। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी सामान की दुकानों को कुछ घंटों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान करने के साथ अन्य सभी दुकानों को पूर्णतया बंद करे, ताकि बाजार में लग रही लोगों की भीड़ पर अंकुश लगाया जा सके। वैश्विक महामारी के कारण डेथ रेट में वृद्धि हुई है, तो अपने लोगों की, अपने परिवारों की, सबकी भलाई के लिए हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से हमने अपील की है कि सरकार कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाए, ताकि इसमें जो चेन है ये ब्रेक हो। कोरोना महामारी की जो इस वक्त मुझे लगता है कम्युनिटी स्प्रेड काइंड हो गया है, तो मुझे लगता है कि इस पे अंकुश तभी लग पाएगा जब इसका हम लॉकडाउन लगा के लोग अपने आइसोलेशन में रहेंगे और ज़रूरी वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो कुछ समय के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए उनको खोला जाए, ताकि जो कोई सामान लेने वाले लोग हैं, ज़रूरी जिनको जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको लेने के लिए उनको 2-3 घंटे का समय दिया जाए। तो ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अपने स्तर पे लॉकडाउन लगाए और हम लोगों को, हमारे परिवारों को और बाकी सब लोगों को राहत प्रदान करे। वहीं स्थानीय दुकानदारों से इस मुद्दे पर बात की गई तो सभी ने एक स्वर में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए सरकार को लॉकडाउन सहित कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। गौर रहे कि हमीरपुर जिला में बीते दिन 341 मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं, तो जिला में इस समय एक्टिव केस 1934 हैं और कोविड से मरने वालों की संख्या 96 हो चुकी है। वर्तमान में हमीरपुर में 56 मरीज ऑक्सीजन के सहयोग से उपचाराधीन हैं, तो वहीं 1836 होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। हर जगह, हर शहर, गली गली में पोजीशन ये है कि हर जगह अपना कोरोना फैल चुका है। हर परिवार में सभी सदस्य जो हैं, उनके परिवार के जो हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक। और सरकार के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वो कुछ और चीज़ों से इसे रोक पाएँ। तो इसका विकल्प यही अब दिख रहा है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए और कुछ इस तरह का एसेंशियल आइटमों को छोड़ के बाकी आइटमें बंद हों, थोड़ा बाजार में आवाजाही कम हो। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि सभी की राय होनी चाहिए। और मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरा भी परिवार है, तो मैं खुद भी सुरक्षित रहूँ और परिवार को सुरक्षित रखूँ, तो ये हर कोई चाहता है। और लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन तो ऐसा है कि लॉकडाउन मेरे को लगता है कि 15 दिन का या हफ्ते का लगाना सरकार के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसका फ़िलहाल रोकने का एक ही तरीका है, ये जो कोविड की चेन चली हुई है इसको बंद करने का एक ही तरीका, बंद करवाने और करने का एक ही तरीका है, कुछ दिन का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है।
जिससे कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा सब लोग घरों में बैठे हैं। सभी को पता है कि इस बार कोरोना बहुत ही डेंजरस रूप में वापिस आया हुआ है, तो इसलिए अगर लॉकडाउन लगता है तो हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे। नहीं, लगना तो चाहिए, क्योंकि व्यापार मंडल ने ये भी एक मुद्दा उठाया हुआ है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। इससे बीमारी बढ़ने का खतरा है। थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, कुछ टाइम घर पे रहेंगे, 15-20 दिन अगर घर पे रहेंगे लोग, तो थोड़ा बीमारी पे कंट्रोल आएगा। सीबीएसई के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी कर ली है। सरकार इसे लेकर जल्द ही निर्णय करने वाली है, जबकि जमा 2 को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जमा 2 को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल शिक्षण संस्थान बंद है, हालात सुधरते हैं तो जमा 2 की परीक्षाएं ली जा सकती हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार इसे लेकर जल्द फैसला लेने वाली है। कैबिनेट की बैठक में विचार करने के बाद स्कूलों को लेकर कई अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उनको इस बीमारी से दूर रखना ये भी आवश्यक है। और इस बार हम देखेंगे कि ये जो वेरिएंट आया है, पिछले बार की तुलना में नौजवानों में भी एक बड़ी मात्रा में आ रहा है, जिसमें 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस आयु वर्ग के भी बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और इसलिए अभी तक हमने विचार ये किया है कि फिलहाल तो जो सरकार ने तय किया है कि अब स्कूल, कॉलेज इत्यादि जो 15 मई तक जो बंद रहने, तो उस सब पर चलेंगे और आगामी कैबिनेट की बैठक में भी उस पर चर्चा करेंगे। और अभी तक ये है कि 10वीं और +1 के बारे में तो ये विचार है कि उनको हम प्रमोट करने की दिशा में विचार करेंगे और लोगों से भी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। और फिर उसके आधार पर +2 का पेपर हम कैसे कर पाएंगे, उस पर कुछ सुझाव भी ले रहे हैं, तो अभी देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि परीक्षा से काफ़ी दिन पहले इसकी सूचना सभी को दे देंगे, ताकि बच्चों को पढ़ाई का मौका भी मिल सके, ताकि उनका कोई ऐसा धर्म संकट भी ना रहे। लेकिन अभी सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि कोरोना से मुक्ति और ये कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, अभी तो इस ओर हम ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। जी, ऑनलाइन कक्षाओं को हम प्रारंभ रखेंगे, ताकि बच्चे किसी न किसी तौर पर तो कुछ ना कुछ तो जुड़े रहें। अभी देखिए, यह है कि सारी की सारी बातें कोई लगातार नहीं, अभी मैंने कहा कि आगामी कैबिनेट में और बाकी थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अभी तो अध्यापकों को वैक्सीनेशन के काम में बीच में लगाया है, और वो भी जो स्थानीय स्तर पर जहां आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन का जो काम है, इस काम में यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत ओवरबर्डन हो गया है। और यदि स्वास्थ्य विभाग के ही हमारे कर्मचारी बाहर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, अंदर टीकाकरण भी करना है, तो उस सब में कई बार समय बहुत अधिक लगता है। और हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन के काम में समय ज़्यादा लगता है, जबकि टीकाकरण करने में वहाँ पर समय बहुत कम लगता है। कुल्लू का एक उदाहरण है कि एक स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी हैं, नर्स हैं, नीलम पंडित, जिन्होंने एक अकेली महिला ने एक दिन में 440 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। तो इसलिए उसमें ये थोड़ा सा विचार किया था कि जो बाहर रजिस्ट्रेशन के काम में हम सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान लें, और साथ में यह कि शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापकों का भी योगदान यदि हम लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का काम यदि जल्दी होता है तो उसके कारण से जो टीकाकरण की जो गति है हमारी वो तेज होती है। ऑक्सीजन की कमी और महामारी से निपटने में उजागर हो रही अव्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली के विषय में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न प्रदेशों के उच्च न्यायालयों द्वारा की जा रही टिप्पणियां केंद्र सरकार की विफलता और कुप्रबंधन की पोल खोल रही है। यह बात हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही। उन्होंने केंद्र सरकार को कोरोना महामारी के इस दौर में असंवेदनशील सरकार करार दिया। प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता विपक्ष के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार की प्राथमिकताओं में जनता को इस महामारी से बचाना है ही नहीं। सरकार और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता तो खुद के लिए 16,000 करोड़ की कीमत वाले हवाई जहाज खरीदना और 22,000 करोड़ की लागत से नए संसद भवन के साथ आलीशान प्रधानमंत्री निवास बनाने की थी। अगर सरकार ने समय रहते कोविड पर काबू पाने के लिए तैयारी की होती तो हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। प्रेम कौशल ने कहा कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से दम तोड़ती जिंदगियों के लिए जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए। वहीं जान गंवा चुके लोगों के आश्रितों को भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि देश के अंदर
एक असंवेदनशील सरकार जो है वो सत्ता में है, आनी पड़ी। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि कोरोना महामारी में इस आपदा के दौरान जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिनकी जान गई है, उनके आश्रितों को सरकार उचित मुआवजा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, सरकार की व्यवस्थागत जो कमियां हैं, ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर है, वेंटिलेटर्स की कमी है और उपकरणों की कमी है, वैक्सीन का जो एक साइकिल सिस्टम है उसमें लूपहोल्स हैं, इन चीज़ों को उजागर करने को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष और विपक्षी नेता राजनीति कर रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स द्वारा इन मुद्दों पर की जा रही टिप्पणी और दिशा निर्देश अपने आप में सरकार की कार्यप्रणाली जो है उसको परिभाषित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। दरअसल सरकार की और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, मैं समझता हूँ कि न ये महामारी थी, न इस महामारी से देशवासियों को बचाना था। सरकार की और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में 16,000 करोड़ रुपए के विमान खरीदना, 22,000 करोड़ रुपए की लागत से संसद भवन और प्रधानमंत्री निवास जैसे जो विलासतापूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वो थे, और सरकार का फोकस भी इन्हीं के ऊपर रहा, बजाय इसके कि कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। सीआईटी राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल का समर्थन किया है। राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मांगों को तुरंत माना जाए व हड़ताल से प्रभावित जनता को राहत प्रदान की जाए। सीआईटी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल को जायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में पिछले 1.25 वर्ष से ट्रांसपोर्टरों की हालत दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ज्यादातर बस संचालक छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जो बैंक से कर्जा लेकर निजी बसों को चला रहे हैं। ऐसे में सरकार बस ऑपरेटरों की मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला ले। C2 राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट बस ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का समर्थन किया है और प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि तुरंत जो है इस मामले में हस्तक्षेप करें। जो भी प्राइवेट बस ट्रांसपोर्टरों की मांगें हैं उनको माने और तुरंत जो उनको न्याय प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग जो 4,000 निजी बसें चल रही हैं और उसमें जो 10,000 के करीब ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। जिस स्थिति में आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर संकट में है, उसके कारण ना केवल ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो काम करने वाले ऑपरेटर हैं ये संकट में हैं, बल्कि ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारी भी भारी संकट में हैं। इस हड़ताल के कारण सबको मालूम है जनता भी भारी परेशानी में है। कोरोना काल में हमने देखा है कि किस तरीके से जो पूरा प्राइवेट बसेज हैं उनको नुकसान हुआ है, सवारियाँ थी नहीं। बाद में सरकार ने जो है जिस तरीके के शर्तें थोप दी कि 50% से ज़्यादा सवारियाँ बिठाई नहीं जाएंगी और उसके साथ साथ ही जो भारी कीमतों में वृद्धि हुई डीजल की, उसके कारण जो है पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो काफ़ी दिक्कत में चला गया है और पूरे देश की तरह जो है काफ़ी समस्या से हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी समस्या से जूझ रहा है। इसलिए तुरंत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार को ना केवल पूरे टैक्स माफ़ करने चाहिए इनके, बल्कि इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी इनको देनी चाहिए जिससे ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बचा पाएँ। ये स्थिति है आज हिमाचल की कि ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं। इसलिए ये समय है कि कल जो कैबिनेट की बैठक होनी है सरकार की, उसमें तुरंत इस विषय में निर्णय लिया जाए, ट्रांसपोर्टरों को राहत दी जाए और ट्रांसपोर्टरों के राहत देकर जो है इस हड़ताल को जो है इसका समाधान निकाला जाए। और क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट बचेंगे तो जो ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारी हैं 10,000 के करीब इस दायरे में जो काम कर रहे हैं वो भी उनकी भी आर्थिक सुरक्षा हो पाएगी, वो बच पाएंगे।
और उनका भी जीवन यापन अच्छे से चल पाएगा। और जो जनता आज हड़ताल के कारण काफी पीड़ित है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमितों के मामलों में हो रही बढ़ोतरी बेहद चिंताजनक है। वहीं राजधानी शिमला में भी रोजाना कोविड मरीजों के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी व डेडिकेटेड कोविड अस्पताल डीडीयू में बेड्स की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि कोविड पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आईजीएमसी व डीडीयू अस्पताल के अलावा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि स्थिति को देखते हुए वॉकर हॉस्पिटल व सिविल अस्पताल जुनका में भी कोविड मरीजों की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा। ये ऐसा है कि शिमला में जैसे आईजीएमसी है और रिपन है, वहाँ दोनों जगहों पे जो है बेड कैपेसिटी बढ़ाने के निर्देश जो सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं और उसी के तहत जो दोनों जगहों पे बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जो है हमारा जो रीजनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है और उसको भी जो उसकी बेड कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जो है हमारे दो और जगहों को हम देख रहे हैं, जिसमें एक आर्मी का वॉकर हॉस्पिटल है और उसके अलावा जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है जुनका, ये दो फैसिलिटीज़ और तैयार करने के लिए उसके ऊपर हम लोग जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं। देखिए, पुलिस को जो है वो जो है समय समय पे हम लोग दिशा निर्देश जारी करते हैं और हमने उन्हें कहा है कि जो है ये बाज़ारों में चेक करें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। तो अगर कहीं ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं और जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा होता तो वहाँ पे पुलिस जो है नियम अनुसार कार्रवाई करती है। इसके अलावा जो हमारे डीएफएससी साहब है उनको भी हमने नोडल ऑफिसर लगाया है ये चेक करने के लिए कि जो हमारे सब्जी विक्रेता हैं या दुकानदार हैं उन लोगों ने जो है मास्क लगाया नहीं लगाया, वो चेक करने के लिए उनको ऑथराइज़ किया है और वो भी जो है समय समय पर चेक करते हैं और जब कहीं ऐसी रिपोर्ट आती है कि किसी ने नहीं लगाया तो फिर उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाती है। प्रदेश भर में जहां निजी बस ऑपरेटरों ने कोरोना महामारी के बीच टैक्स माफी के मुद्दे पर हड़ताल कर दी है, तो वहीं शिमला की चिंतपूर्णी बस सर्विस ऑपरेटर हड़ताल से दूर अपनी सभी बसों की सेवाएं जारी रखे हैं। बस संचालकों का कहना है कि वो भी निजी बस संचालकों की मांगों के समर्थन में है, लेकिन कोरोना के इस दौर में बस सेवा ही बंद कर देना कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में सभी के सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ सके। चिंतपूर्णी बस सर्विस के संचालक विवेक शर्मा ने कहा कि हम भी निजी बस ऑपरेटरों का समर्थन करते हैं, लेकिन महामारी में लोगों को सेवाएं देना उससे भी जरूरी है। सरकार ने जब 100% सवारी का टैक्स वसूला है तो फिर 50% क्षमता में बसें चलना संभव नहीं है, इसलिए टैक्स माफ होना चाहिए। विवेक ने कहा कि अन्य बस संचालकों को भी बस सेवाएं जारी रखनी चाहिए, जैसे वे अपनी 10 बसों की सेवाएं शिमला व सोलन के बीच जारी रखे हुए हैं। डिमांड्स तो सारे बस ऑपरेटर्स की जेन्युइन है, काम है नहीं है, ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं है, टैक्स हमें 30 सीटर का देना पड़ रहा है, एक्चुअली आपको वैकेंसी 50% की है। डिमांड सारी ट्रांसपोर्टर्स की जेन्युइन है, हमारी भी यही डिमांड रहेगी कि टैक्स में छूट दी जाए, मगर ऐसे परिस्थितियों में जब अनप्रेसिडेंट टाइम आया है, यहाँ पर कोरोना से महामारी फैली हुई है, ऐसे में मुझे नहीं लगता हमें स्ट्राइक पे जाना चाहिए था, इसलिए हम लोग अपनी सारी बसें चला रहे हैं और जब तक हम सरकार का पूर्ण सहयोग देंगे सर्विसेज देने में। सारी बसेस मल्याना सोलन, शिमला सोलन, पंताघाटी शोगी, पंताघाटी ओल्ड ISBT वाया ओल्ड बस स्टैंड चल रही है। सारी बसेस हमारी चल रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्टाफ का जो हमारे कहने पे सरकार का सहयोग कर रही है। बेस्ट ये करूंगा कि सरकार से मिलकर बात करें और इस महामारी के दौरान में सरकार का सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जिला की ग्राम पंचायत पलियूर में बादल फटने के बाद साहो पलियूर नाले में अचानक पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। वैसे तो अभी किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लोगों के घरों में पानी घुसने से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं जिला में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों के खेतों में पानी के तेज बहाव से नालियां बन गई, जिस कारण आलू, मक्की, गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पलियूर के गंजी में 2 कारें भी मलबे में दब गई हैं। भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके चलते NH सहित जिला के 30 मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बाधित है।
चंबा जिला में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। विकासखंड महला की कुनेड़ पंचायत में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। वैसे तो अभी किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लोगों के घरों में पानी घुसने से काफी नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव में सड़कें भी टूट चुकी हैं। लोगों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत पलियूर में भी बादल फटने से रास्ते में खड़ी गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं। जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों के पास पहुंचने में दिक्कत हो रही है। पलियूर, किलोड़, कुनेड़ पंचायतों के दर्जनों गांव इस मूसलाधार बारिश से प्रभावित हुए हैं। लोनी, दलोथा, बन्नी और कुनेड़ गांव में लोगों की गेहूं की फसल को जहां नुकसान हुआ है, वहीं हाल ही में बीजी गई मक्की की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी कई जगह अवरुद्ध हुआ है। लोक निर्माण विभाग मार्ग बहाली में पूरी तरह से जुटा हुआ है। वहीं गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात हुई बारिश से नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन्होंने कहा कि जो नाले हैं वहां पर सरकार द्वारा अगर समय रहते क्रेट वर्क नहीं किया गया तो दोनों तरफ बसे गांव को नुकसान हो सकता है। नाला पुल के पास पानी आने से घरों को बहुत खतरा हो गया है, और अगर यहाँ प्रोटेक्शन सरकार की द्वारा कुछ मदद ना की गई तो घरों को खतरा हो सकता है और नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा। नाला में भारी बारिश होने की वजह से पानी नाला आया ऊपर से और पाइपें फटी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दोनों तरफ मकान पे का खतरा हो गया और ज़मीनों का काफ़ी नुकसान हो गया। प्रशासन द्वारा अगर यहाँ पर कुछ आरसीसी वाल या क्रेट वर्क ना किया गया तो आने वाले समय में और ज़्यादा खतरा हो सकता है और मकान बह सकते हैं। ग्राम पंचायत पलियूर के गांव केलाड़ा में भारी बारिश होने की वजह से जो नाला था वो आया और पानी का जल स्तर जो काफ़ी बढ़ गया था और थोड़ी ज़मीनें जो लोगों की वो गई हैं इसमें। अगर इसमें टाइम रहते हुए प्रोटेक्शन वर्क या क्रेट वर्क का कार्य ना किया गया तो दोनों तरफ घरों को जो भारी नुकसान हो सकता है। जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से हमारी पंचायत के अंदर जो लोगों के नुकसान हुए हैं उनको देखा जाएगा, और उसके साथ हमारे विभागीय तौर पे जो हमारे विभागों के नुकसान हुआ है, IPH विभाग की कुछ लाइनें और कुछ स्टोर टैंक, और उसी के साथ हमारे PWD के जो रोड का काम लगा है उनका जो नुकसान हुआ उसको देखा जाएगा, और उसी के साथ हमारे जो नीचे PWD रोड मेन जो हमारी है उसके साथ में जो हमारे ठेकेदार का जो काम लगा था, उन्होंने जो बेस्ट बाल लगा रखी थी उसमें जो शैटरिंग की गई थी, उनकी जो प्लेटें वगैरह जो वो नुकसान हुआ। अभी हम फील्ड में जा रहे हैं और शाम तक देखेंगे कि कितना हमारी पंचायत का नुकसान हुआ है। आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेरे जिला परिषद किलोड़ वार्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुनेड़ में 2 स्थानों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया और मलबा भर गया। कई घर क्रैक हो गए हैं। गांव लोनी, ढलौथा, बन्नी, कुनेड़ आदि गांव में भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने मक्की की फसल की बिजाई भी कर रखी थी, वो भी उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गांव को जोड़ने वाले फुटपाथ वो भी नष्ट हो चुके हैं। वहीं एडीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि देर रात हुई बारिश की वजह से 3 पंचायतों में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीमें प्रभावितों के पास पहुंच रही हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जहां-जहां लोग प्रभावित हुए हैं उनको फौरी राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस आपदा के दौरान अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। कल रात को जो भारी वर्षा हुई उससे अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें रफली हमारी 8 PWD की सड़कें हैं जो अफेक्टेड हैं। साथ ही चंबा ज़िला में जो हमारे DTR हैं बिजली विभाग के, वो 3 अभी अफेक्ट बताए जा रहे हैं, और साथ ही 3 जो हैं वाटर सप्लाई स्कीम्स को भी नुकसान हुआ है। बाकी जो खेती बाड़ी को जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो नुकसान है उसकी जो रिपोर्ट है वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कंपाइल कर रहे हैं। अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के जानी नुकसान की या किसी व्यक्ति की मृत्यु की इस कारण से जो खबर है वो नहीं आई है, एंड ऐसा कुछ कहीं पे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। करंटली जो ज़िले में सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। कहीं कहीं पे थोड़े नालों में बहाव ज़्यादा बढ़ा है, तो वहाँ पे पंचायत प्रधानों के माध्यम से सूचना दे दी गई है कि जो पानी के स्रोत हैं, जो नाले हैं, उनसे थोड़ी लोग दूरी बना के रखें। एंड जो विस्तृत रिपोर्ट है वो एक बार जब कंपाइल हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे भी रिलीफ की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ पे भी डेब्री रिमूवल की आवश्यकता है, वो कंसर्न विभागों के द्वारा करवाया जाएगा। डेडिकेटेड कोविड
कोविड-19 केयर सेंटर बागी बिनौला बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों को डॉक्टर्स बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी तनाव मुक्त रहने के लिए योग क्रिया एवं संगीत क्रिया के माध्यम से उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। रोगियों की सेवा में समर्पित डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर बागी बिनौला बिलासपुर में सेवारत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ठाकुर और मेडिकल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित ने बताया कि कोरोना संक्रमित रोगी जब डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में भर्ती होता है तो उसके साथ कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं होता है और इस स्थिति में रोगी अपने आप को असहज और अकेला महसूस करता है। ऐसे में रोगी को बेहतरीन माहौल मिल सके और वह शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहे, इसके लिए कोविड सेंटर में मरीजों को योग क्रियाएं करवाने के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम यहाँ पूरे तन से, मन से और पूरी शिद्दत के साथ जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ पे भर्ती हैं उनकी सेवा में दिन रात तत्पर हैं, समर्पित हैं। जैसा कि कोरोना जो मरीज जब यहाँ पे हमारे सेंटर में आता है तो वो बिल्कुल अकेला होता है, अकेलापन महसूस करता है क्योंकि परिजन जो हैं वो यहाँ भर्ती नहीं हो सकते हैं अगर वो कोरोना संक्रमित नहीं है। तो उस स्थिति में हम चाहते हैं और हमारा ये ध्येय है कि जो यहाँ भर्ती लोग हैं उनमें अकेलापन महसूस ना हो, वो मानसिक तनाव में ना आए और उन्हें डर या सहमा हुआ वो बिल्कुल भी महसूस ना करें। तो उसी कड़ी में हम पूरी टीम सदस्यों के साथ जो है वो यहाँ पर उन्हें योगा करवाते हैं मानसिक तनाव मुक्ति देने के लिए और थोड़ा सा उनको हौसला अफजाई के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के संवहन के लिए हम जो है वो सुबह शाम यहाँ माता की भेंटें गाकर जो है वो भक्तिमय माहौल भी बनाते हैं जिससे कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो कोरोना संक्रमित मरीजों में होता है। राजधानी शिमला के कनलोग स्थित मोक्ष धाम में कोरोना संक्रमित मरीजों के दाह संस्कार के लिए बनाए जा रहे शेड पर उठा विवाद खत्म हो गया है और अब वन विभाग द्वारा शेड बनाने के साथ ही दाह संस्कार के लिए नगर निगम को लकड़ी देने का आश्वासन भी दिया गया है। बता दें कि कोरोना के कारण लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए नगर निगम अतिरिक्त शेड बनाने जा रहा था जिस पर वन विभाग ने रोक लगा दी थी, लेकिन मामला मुख्यमंत्री के पास पहुँचने के बाद वन विभाग ने नगर निगम को शेड बनाने का आश्वासन दे दिया है। नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का दाह संस्कार नगर निगम द्वारा कनलोग में किया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमित से रोजाना कई लोगों की मौत हो रही है, जिसके चलते नगर निगम वहां पर अलग से 3 शेड बना रही थी, जिस काम को वन विभाग ने रोक दिया था, जिसके बाद यह मामला सरकार के समक्ष उठाया गया और अब वन मंत्री ने विभाग को अस्थायी शेड बनाने के साथ ही कोरोना संक्रमित शवों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। बता दें शिमला शहर में हर रोज सैकड़ों कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं और हर रोज यहां पर 5 से 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में इन शवों के अंतिम संस्कार के लिए कनलोग में व्यवस्था की गई है, जहां नगर निगम ही इन शवों का दाह संस्कार कर रहा है। कनलोग ही हमारा डेडिकेटेड क्रीमेशन ग्राउंड है जो कि कोविड बॉडीज के लिए है और एमसी इस कार्य को जब से ये कोविड की सिचुएशन आई है हमारे जो सफाई मित्र हैं बड़ी मेहनत से इसको निभा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल जैसे कुछ डेथ्स भी ज़्यादा हो गई है, कोविड में जनरल स्पाइक भी हैं, तो हमारे पास वहाँ 5 की कैपेसिटी है और कभी 5 से ज़्यादा भी बॉडीज़ हो सकती हैं। तो उसके लिए माननीय वन मंत्री के साथ अब हमारे मेयर महोदय की बात हो गई है जिसमें कि वन मंत्री ने ये निर्देश अपने स्टाफ को दे भी दिए हैं कि जो कनलोग के सामने क्रीमेशन ग्राउंड के जो स्पेस है वहाँ पे वो 3 शेड बना के दे देंगे और साथ ही वुड भी प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एमसी को। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। पूरा देश डर के साए में है। इस मुश्किल वक्त में जब अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, अंतिम समय में अपनों से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में एक बेटी अपनी माँ के साथ कोरोना से जंग लड़ने के लिए मैदान में उतर गई है। मीनाक्षी नाम की ये युवती पीएचसी संजौली में कार्यरत अपनी मां के साथ फ्री में सेवा कर रही है। पीएचसी संजौली में तैनात फीमेल हेल्थ वर्कर अनीता वर्मा वैक्सीनेशन में ड्यूटी दे रही हैं, लेकिन उनकी बेटी मीनाक्षी भी फ्री में इस काम में अपनी मां का हाथ बटा रही हैं।
हिमाचल में स्वास्थ्य कर्मियों का टोटा है। ऐसे में फार्मा का कोर्स कर चुकी अनीता वर्मा की बेटी मीनाक्षी भी सेवाएं दे रही है। मीनाक्षी ने बताया कि उनकी मां से उनको प्रेरणा मिली कि ऐसे कठिन वक्त में लोगों की सेवा की जाए। पिछले 1 माह से जब से वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोगों की लाइन लग रही है, ऐसे में उन्होंने अपनी मां की सहायता के साथ साथ लोगों की सेवा का जिम्मा उठाया है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते वे ये सेवा करने को तैयार हैं। मुझे मोटिवेशन मेरी मदर से मिला है, जैसे कि वो हेल्थ सर्विस में है और हमारे घर पे भी यही माहौल रहा है शुरू से कि अगर हम जैसे वो हेल्थ सर्विस में है तो हमने भी मेडिकल रखा है, सभी मेरी सिस्टर भी उसने भी मेडिकल रखा है, तो हमें यही मोटिवेशन मिली है उनसे कि अगर कोई भी हमें जाकर के पेशेंट्स की सेवा करनी चाहिए, अगर जो हमसे बन पाता है वो हमें करना चाहिए। सर अभी कोविड चल रहा है तो इसमें हमारी ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है और ऑनलाइन पढ़ाई के समय पे हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं और हमें लगता है कि हम शाम को पढ़ाई कर लेते हैं और सर हम यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं, पेशेंट को अच्छा मैसेज बताते हैं कि कैसे कब वैक्सीन लगानी है, कौन सी मेडिसिन खानी है, कब खानी है और लोगों को जो भी मेडिकल लाइन की जो भी प्रिस्क्रिप्शंस होती है वो हम लोगों तक बताते हैं और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और फिर जो उनको चाहिए मतलब जो भी वो ट्रीटमेंट होता है फिर वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।